तहलका इंडिया न्यूज. Please like and share and don't forget to subscribe. नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। देश भर में राफेल के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। राफेल पर रार दोनों ही पार्टियों में इतनी ज्यादा है कि मानो अब पूरी राजनीति इसी मुद्दे के आसपास घूम रही हो। राफेल पर कांग्रेस पहले ही कहती आई है कि केंद्र सरकार ने राफेल मामले में एक बड़ा घोटाला किया है और अंबानी की कंपनी को फायदा दिलाने का काम किया गया। काफी समय से कांग्रेस राफेल के मामले को लेकर देश भर में हल्ला कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला राफेल मामले पर आया तब से लेकर बीजेपी भी राफेल के रण में अब हमलावर है और सीधे सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके यह कह रही है कि कांग्रेस ने राफेल के मामले में झूठ बोला है, देश को गुमराह किया है, प्रधानमंत्री का अपमान किया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि चौकीदार ने चोरी करवाई है और अपने दोस्त से चोरी करवाई है। अब राफेल पर बीजेपी देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस भी यही कर रही है। बीजेपी अगर 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो कांग्रेस भी इसी रास्ते पर चलने लगती है। अब मामला रार का है, लेकिन तकरार भी इस मामले में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मामला देहरादून का है। उत्तराखंड जैसे छोटे पहाड़ी राज्य में भी राफेल पहुंच गया। बीजेपी यहां पर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन कांग्रेस भवन की ओर निकल पड़ी और कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस भवन आए, तोड़फोड़ करने की कोशिश की, पोस्टर बैनर फाड़े गए और मारपीट की भी कोशिश की गई। अब बीजेपी का कांग्रेस भवन पर राफेल का यह अटैक चर्चाओं में भी है, क्योंकि आपके अपने जनप्रतिनिधि यहां पर भिड़ते हुए भी नजर आए। अपनी अपनी पार्टी के लिए जमकर कांग्रेस भवन में हंगामा हुआ तो कांग्रेस अब यह कहती हुई भी नजर आ रही है कि बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई है, लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया और उसके बाद कांग्रेस ने भी पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। सवाल यही है कि आखिर ऐसा भी क्या रार जो कि तकरार बन जाए और तोड़फोड़ तक करनी पड़े। आज की चर्चा इसी पर करेंगे। रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं। देश भर में राफेल मामले पर विवाद एक के बाद एक लगातार बढ़ता चला गया। राफेल के रण में बीजेपी और कांग्रेस इस कदर कूद पड़े, बयानबाजी के साथ साथ तीखा विरोध और खतरनाक बयानबाजी तक होने लगी। राफेल मामले पर जहां कांग्रेस पहले ही सरकार पर हमलावर थी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी को भी मौका मिल गया और बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गई। राहुल गांधी से माफी मंगवाने के लिए देश भर में जगह जगह पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। इसी सिलसिले में राफेल पर रार तकरार तक पहुंच गई। राफेल पर राहुल गांधी के बयान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे भाजपाई कांग्रेस भवन में घुस गए और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के पोस्टर फाड़ डाले। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की कांग्रेसियों से धक्का मुक्की भी हुई। उस वक्त कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा मौजूद थी। भीड़ के बीच उनकी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से नोकझोंक हो गई। इस बीच मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। खींचतान और धक्का मुक्की के बीच कुछ लोग गिरकर चोटिल हो गए। पुलिस ने सख्ती दिखाकर भीड़ को तितर बितर किया। इधर महिला पुलिसकर्मी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा चौकी में तहरीर भी दी, जबकि कांग्रेस की ओर से बीजेपी महानगर अध्यक्ष विनय गोयल और विधायक विनोद चमोली के खिलाफ डीजीपी को शिकायती पत्र सौंपा गया है। वहीं एडीजी अशोक कुमार ने मामले की जांच डीआईजी अजय रौतेला को सौंपी है। साथ ही 3 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब करने के लिए भी कहा है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर महानगर बीजेपी का बुधवार को कांग्रेस भवन कूच और राहुल गांधी का पुतला फूंकने का कार्यक्रम था। दोपहर करीब 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता नारे लगाते हुए राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन की ओर निकले। पुलिस ने पहले करक चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने एशले हॉल चौक से पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, जहां भाजपाइयों ने राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया। इस बीच कुछ भाजपाई बैरिकेडिंग लांघकर कांग्रेस भवन की ओर दौड़ पड़े। पुलिसकर्मी भी उनके पीछे पीछे दौड़े तो मौका पाकर अन्य भाजपाई भी कांग्रेस भवन के गेट पर जा पहुंचे। कांग्रेस भवन में मौजूद कांग्रेसियों का इससे पारा चढ़ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा समेत अन्य कांग्रेसी भी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गेट तक आ गए। यहाँ दोनों दलों के बीच धक्का मुक्की होने लगी और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। के संरक्षण में जिस तरीके से
हमारे कार्यालय में आकर के हमारे जो बैनर थे उनको उखाड़ने का काम किया गया, हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। निश्चित रूप से मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, प्रशासन को भी कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि यदि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो कांग्रेस के लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। मैं अभी क्योंकि बार एसोसिएशन का सदस्य होने के नाते भी विश्व भी बार एसोसिएशन में है, मैं तमाम अधिवक्ताओं से इस परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। और जो पुलिस अधिकारी, जिस पुलिस अधिकारी के संरक्षण में या सामाजिक तत्वों ने कांग्रेस के कार्यालय पर हमला करने का काम किया है, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। हमारे सभी तमाम वर्करों ने जिस तरह से पुलिस संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोगों को था, यहाँ पर आकर शरारत करने की उन्होंने हिमाकत की, उनको खदेड़ने का काम इन्होंने सड़क पर निकल कर किया। मैं बधाई देना चाहती हूँ और आगाह करना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नेताओं को, इस प्रशासन को और उनके सभी कार्यकर्ताओं को कि आइंदा अगर इस तरह से आपने करने की कोशिश की तो कांग्रेस सड़क पर लड़ाई लड़ना भी जानती है और हर बात का जवाब उनको हर फोरम पे मिलेगा। हमारे वर्कर आगे होकर जिस तरह से उनका मुकाबला किया है, उनको खदेड़ा है, पुलिस संरक्षण हो। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वापस धकेलने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस भवन की ओर बढ़ते चले गए। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली भी सड़क पर गिर गए। एक बीजेपी महिला नेता इस दौरान भगदड़ में बेहोश हो गई, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता जयपाल वाल्मीकि को चोटें भी आई है। बीजेपी के तीनों नेताओं को दून अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। राफेल के इस रण में देहरादून में बात मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गई। कांग्रेस इसके बाद हमलावर होकर प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और ये कह रही है कि प्रदेश में बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई है। ये बहुत ही दुख का विषय है कि आप किसी पार्टी के कार्यालय पर हमला कर रहे हैं और वो भी जो यहाँ के उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं वो उसमें शामिल हैं। शैलजा जी हमारे सबसे कमजोर वर्ग की आती हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो ये सत्ता मद में जो है अपना आपा खो चुके हैं। मैं बधाई देता हूं कांग्रेस जनों को, प्रीतम सिंह जी को कि पूरे प्रदेश में एक आगाज किया है उस मानसिकता के खिलाफ। देश भर में कांग्रेस और बीजेपी की राफेल पर चल रही रार अब तकरार तक पहुंच गई। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का धावा इस बात को भी जाहिर करता है कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता लोकतंत्र की मर्यादा को भी भूल गए। अब इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो रही है और साफ तौर पर ये कह रही है कि बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई है और लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी होता है कि राफेल के रण पर क्या एक दूसरे के साथ बीजेपी और कांग्रेस लड़ती ही रहेंगी, क्योंकि प्रदेश की स्थिति तो जस की तसी है। डेस्क रिपोर्ट, तहलका इंडिया न्यूज। तो राफेल मामले पर जो रार थी वो तकरार में भी बदलती हुई नजर आई और तकरार इस हद तक बढ़ गई कि कांग्रेस भवन में जमकर हाथापाई हुई, पोस्टर बैनर भी फाड़े गए और इस पर अब सियासत भी तेज हो चली है। वहीं इसी बीच कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। तो चलिए बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि राफेल मामले पर जो कुछ भी हुआ, देश भर में राफेल मामले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और आमने सामने की यह लड़ाई जुबानी थी। उसके बाद अब देहरादून के कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर पहुंच करके, कांग्रेस कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि यहां पर पोस्टर बैनर फाड़े गए, हाथापाई भी की गई। अब इसके बाद कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में आज प्रदर्शन भी किया है। बयान सामने आ रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हम ना शांति पूर्ण हम अपना एक एजिटेशन और मार्च कर रहे थे। कनक चौक तक हमें जाना था, पुलिस द्वारा जबकि हमें रोका गया। हम रुके भी, वहाँ पर दूसरी ओर से कुछ असामाजिक तत्व आए जिसके कारण ये माहौल बिगड़ा। उसके बाद कुछ महिला पुलिसकर्मी जो ऐसी थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, जिसके कारण वहाँ सारा माहौल ख़राब हुआ। एक महिला हमारी कार्यकर्ता मूर्छित होकर गिर गई। जब उसको हॉस्पिटल ले जाने लगे तो उन 4 महिला कांस्टेबल्स ने उनको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, जिसके कारण ये सारा माहौल खराब हुआ। देखिए, अराजकता है और फासिस्ट ताकत हम बोलते हैं बीजेपी को, फासिस्ट हम बोलते हैं मोदी को, फासिस्ट हम बोलते हैं अमित शाह को।
तो उसका प्रमाण है, उसी का प्रमाण है। फासिस्ट ताकतें क्या करती हैं? दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करती, दूसरी विचारधारा को पनपने देखना ही नहीं चाहती। केवल एक ही विचारधारा रहे, केवल एक ही सोच रहे, केवल एक ही तरह के लोग रहें देश के अंदर, मुल्क के अंदर, यही तो फासिज्म है। वही वो कर रहे हैं। जब राफेल पर जवाब संसद में भी नहीं दे पा रहे हैं और सड़क में भी नहीं दे पा रहे हैं, तो बौखलाहट में उनके पास कोई तरीका ही नहीं बचा है कांग्रेस के ऊपर हमला करने का। अब ये फिजिकल असॉल्ट जिस प्रकार से पार्टी के अंदर घुसना, हमारी राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर थे, हमारे महत्वपूर्ण नेता यहाँ पर थे। मुझे तो लगता है कि कहीं राष्ट्रीय महासचिव को जान से मारने का इनका इरादा ना रहा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित होकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कल प्रदर्शन कर रहे थे और कांग्रेस मुख्यालय पर जैसे ही प्रदर्शन करके वो जा रहे थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने उनके साथ ऐसा व्यवहार प्रारंभ कर दिया जिससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शालीनता से उनके प्रदर्शन को होते हुए रहने देना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ परंपरा को जन्म देती है। हम तो कांग्रेस के नेताओं से यही कहते हैं कि उनकी जो झल्लाहट है, उनकी जो बौखलाहट है, उसमें कम से कम वो सही। तो जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हुआ कैसे, इस बात का गोलमोल जवाब हर कोई दे रहा है, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर हुआ कैसे, राफेल का ये मामला तोड़फोड़ तक और हाथापाई तक कैसे पहुंच गया। इस पर आज चर्चा करेंगे कि राफेल का तोड़फोड़ अध्याय कैसे शुरू हुआ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनके साथ आपका परिचय सबसे पहले करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विनय गोयल साहब है, महानगर अध्यक्ष है देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है विनय गोयल साहब आपका। साथ ही कांग्रेस से ताहिर अली जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है। और नोएडा स्टूडियो से मेरी सहयोगी इस वक्त फरा सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले नोएडा चलेंगे, फरा आपके पास आएंगे क्योंकि राफेल मामले पर देश भर में स्थिति ठीक इसी तरह से देखने को मिली है जैसी स्थिति देहरादून में देखने को मिली। कांग्रेस भवन में बीजेपी कार्यकर्ता अगर घुसते हैं तो पहला मौका नहीं है, क्योंकि इससे पहले मुंबई में भी ठीक कुछ इसी तरह से स्थितियां देखने को मिली थी। यानी कि राफेल की रार तकरार बनती हुई साफ तौर पर दिख रही है। दिग्विजय, सही कहा आपने, राफेल पर रार तकरार बनती हुई दिख रही है और सिर्फ एक ही पार्टी नहीं बल्कि दोनों ही पार्टियां इसको एक बड़ा मुद्दा बना चुकी हैं। बीजेपी के पास मौका था कांग्रेस को घेरने का, कांग्रेस के पास मौका है बीजेपी को घेरने का। जाहिर सी बात है, इससे पहले यूपीए के शासनकाल में कई घोटाले को लेकर बीजेपी ने उस वक्त की यूपीए सरकार को घेरा था, तो अब कांग्रेस इसे कैसे छोड़ दे। तो कांग्रेस इसे लगातार मुद्दा बना रही है, लेकिन बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो बीजेपी अब इस पर यह कह रही है कि जिस तरह से आरोप लगाया गया इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर, अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस पर माफी मांगे। तो माफी मांगने को लेकर लगातार बीजेपी अब हंगामा कर रही है। कोई बहुत बड़ा उसके पास ऐसा मुद्दा नहीं है, सिर्फ उसने राहुल मामले पर अभी भी जेपीसी की मांग कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कह रहे हैं इस मामले में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसे उजागर ही वो करेंगे। दोनों ही पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है दिग्विजय कि आखिर देश की सियासत हमारी किस तरफ जा रही है, क्योंकि यहां पर जनता से जो जुड़े मुद्दे थे जिनको लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, वो तमाम मुद्दे यहां पर दब कर रह गए हैं। कांग्रेस को यहां पर सवाल करना चाहिए बीजेपी से कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए, लोगों के लिए जो वादे किए थे, आखिर वो वादे पूरे क्यों नहीं किए गए? कहां है मोदी सरकार के उन दावों की हकीकत, उन वादों की हकीकत? लेकिन कांग्रेस भी सिर्फ राफेल को लेकर अपना मुद्दा बनाए हुई है, सिर्फ उसी को लेकर दोनों पार्टियां सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के पास मुद्दे कई हैं, लेकिन राफेल, ठीक है, राफेल के मुद्दे पर जवाब मांगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी के चारों तरफ देश की सियासत घूमती रहे, बाकी कहीं जनता से जो जुड़े तमाम मुद्दे हैं वो इस सब में दबकर रह जाएं। और ऐसा हो ही रहा है कि वो सब दबकर रह गए हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं सड़कों पर उतर आए हैं, तोड़ फोड़, धक्का मुक्की, एक दूसरे से हाथापाई तक पर उतर आए हैं ये नेता। तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात जरूर है और ऐसा ही लग रहा है कि एक मजाक सा बनकर रह गया हमारे देश का लोकतंत्र। बिल्कुल मजाक सा बनकर रह गया लोकतंत्र देश का। गोयल साहब आपके पास आएंगे क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। कांग्रेस साफ तौर पर स्पष्ट आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। देखिए, ये सरासर झूठ है जी। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का घोषित कार्यक्रम था कि हम जो
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, लगातार जनता में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। और राफेल को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने एक झूठ को 100 बार बोलकर और ऊंची आवाज में बोलकर सच बनाने की कोशिश की, उनकी इस कोशिश पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा कि इस राफेल सौदे में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, कोई अनियमितता नहीं पाई गई और किसी को कोई फेवरिज्म नहीं हुआ। इसके बावजूद क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है, चुनाव में हार जाएंगे तो उन्हें ईवीएम खराब लगने लगेगी, चुनाव आयोग में दोष दिखाई देने लगेंगे। और अगर लेकिन विनय गोयल साहब कांग्रेस तक पहुंच जाना, उच्चतम न्यायालय फाड़ देना, ये किस तरह का प्रदर्शन है? मैं बता रहा हूं सर, आपको बता रहा हूं, वही बताने का प्रयास में कर रहा हूं कि कांग्रेस वालों ने जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाए कि उन्होंने अपने एक मित्र को 30,000 करोड़ का फायदा दिला दिया, उन्होंने आज तक अपने सगे भाई को एक नए पैसे का फायदा नहीं पहुंचाया। उनकी माताजी 10 बाई 10 के कमरे में आज भी रहती हैं, 22 साल से वो कभी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर एक नए पैसे का आरोप नहीं है। और अगर मैं तो चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 22 साल से लगातार या तो मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनका अकाउंट देख लीजिए और राहुल गांधी जी और उनका परिवार क्या करता है कौन जानता है, उनका अकाउंट देख लीजिए, साफ पता चल जाएगा कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है और ये प्रधानमंत्री जी के भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं और देश को भी। विनय गोयल साहब जेपीसी क्यों नहीं बन जाते? फिर जेपीसी क्यों नहीं बन जाते? आप प्रूफ कर दीजिए, आप जेपीसी बना दीजिए, बात को स्पष्ट कर दीजिए, राफेल कर रहा खत्म हो जाएगा, नहीं पोस्टर भी नहीं फाड़ने पड़ेंगे। नहीं जेपीसी बनाने से क्या होगा? उच्चतम न्यायालय पे या तो कांग्रेस कह दे कि उच्चतम न्यायालय पे उन्हें भरोसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने जो देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है उसने अगर कोई फैसला दिया है और हम आप सभी उसका सम्मान करते हैं, लेकिन राहुल गांधी उसका सम्मान नहीं करते। राहुल गांधी को उनके फैसले में खोट नजर आती है, चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में खोट नजर आती है, ये चरित्र हो गया। ठीक है, लेकिन कल जो बात हुई उस पर आपने अभी भी जवाब नहीं दिया कि आखिर पोस्टर बैनर फाड़ने की नौबत क्या है? देखिए मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, विजुअल्स आपके कैमरे पे आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, हमारा ये कार्यक्रम चल रहा था, घोषित कार्यक्रम था कि कांग्रेस कार्यालय तक हमें जाना है और हम वहां तक गए। एक कार्यकर्ता ने आगे बढ़कर ये पोस्टर फाड़ने की कोशिश की, हमारे ही कार्यकर्ता ने उसे वापस खींचा। आप अगर देखेंगे देख रहे हैं हमारा ही कार्यकर्ता है जो उसे पीछे ला रहा है, कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, हमारा ही कार्यकर्ता उसे पीछे ला रहा है। लेकिन वही कार्यकर्ता दूसरा पोस्टर फाड़ रहा है, वही कार्यकर्ता दूसरा पोस्टर भी फाड़ रहा है, ये तस्वीरें भी वीडियो में कैद है। सुनिए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस भवन के अंदर बीजेपी घुसी है, फिर वही शब्द, कांग्रेस भवन में नहीं गई तो बाहर कोई पोस्टर फाड़े, उसके बाद आप अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने प्रवेश किया, हम सबको वापस ले जा रहे थे। गुंडागर्दी जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने की और जिस प्रकार आप देख रहे हैं किस प्रकार से सारे लोग आप देखिए किस प्रकार से धक्कम धक्के कर रहे हैं, किसी ने एक और हमारे 4 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, कांग्रेस के किसी एक आदमी को खरोच तक भी नहीं आई। तो ताहिर अली जी से जानते हैं, ताहिर अली जी, विनय गोयल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया आपने किया। हाँ सही कह रही है। तो भाजपा हमेशा ये तो कहती है, जो करती है वो कहती नहीं, झूठ बोलने का काम करती है, विजुअल देख रही है, विजुअल देखने के बाद भी झुठलाने का काम कर रही है। ये इनका घोषित कार्यक्रम था तो इन्होंने उसकी अनुमति ली थी क्या? इनसे पूछा जाए, शासन से इन्होंने, प्रशासन से इन्होंने उसकी अनुमति ली, इनसे पता कर लीजिए। इन्होंने बिना अनुमति के कार्यक्रम किया। देखिए बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में ना बोलिए, मैं चुप बैठा रहा, आप सुन लीजिए, सुनने का मादा रखे, आप सुन लिया पहले, हमें मादा है, हम बैठे हुए चुप सुन लेते हैं आपकी बात। देखिए जिस तरीके से कल का कार्यक्रम इन्होंने किया, सिंबॉलिक लोकतंत्र में होता आया है, सिंबॉलिक कार्यक्रम होते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन किया जाता है और वो होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कल भाजपा ने हमें जाके हमारे मुख्यालय पे हमें अटैक किया, ये सरासर इनकी गुंडागिर्दी, इनके अमित शाह जैसे गुंडागिर्दी करते हैं, इनके मोदी जी जैसे गुंडागिर्दी करते हैं, वही इनके कार्यकर्ता करते हैं, वही इनका रूप है आज। और भाजपा जिस तरीके से धक्का मुक्की कर और विजुअल देखते हुए भी उससे मुकर रही है,
ये इससे बड़ा शर्मनाक तो हो ही नहीं सकता। एक बात ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा हमें क्यों टारगेट कर रही भाई? हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, प्रशांत भूषण एंड कंपनी गई, आप उनका विरोध करिए ना। आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? हमें तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं मिला अभी तक। हम कह रहे कि आप SIT उसका गठन कर दीजिए आप जी। और दूसरे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए हैं जी। इन्होंने कहा कि कैग से और उससे आपका जी, लेकिन इसी बीच सवाल ये भी बनता है, सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से कल का घटनाक्रम हुआ, वापस PSC के द्वारा हमने करके और तब हमने ये सब जनता के सामने रखा और उसके बाद हमने एक कीमत जब इन्होंने रिपोर्ट पेश की जी, जब इन्होंने रिपोर्ट ही पेश की, कहीं वो वहां कैग के पास नहीं गई और आपके PSC के पास नहीं गई, तो गुमराह कर रहे सुप्रीम कोर्ट को भी। इनके खिलाफ तो वहां मुकदमा होना चाहिए जी, बिल्कुल। और अब लगातार हमने बार-बार कह रहे हैं कि PSC बार-बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो भी कहा है तो उस मामले पर कांग्रेस लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं और यही सवाल पूछने के लिए कुमारी शैलजा भी वहां पर आई हुई थी। शांति प्रसाद भट्ट जी, किस तरह से देख रहे हैं कल प्रकरण? देखिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बड़ा खतरा है जी। 70-75 साल के लोकतंत्र में यदि विचार आपस में सड़कों पे इस तरह से व्यक्त होने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमें बड़ा दुख होता है। ये राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं। और दूसरी बात, पहली बार 80-85 ISO ने पत्र लिखकर लोकतंत्र के मुखिया को कहा कि इसको इस्तीफा दे देना चाहिए योगी के लिए, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की घटना को देखते हुए। ये खतरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अब आ जाइए राफेल पर जी। देखिए, कोई भी लोकतंत्र में जो संसदीय प्रणाली है जी, संसदीय प्रणाली के मार्फत यदि सुप्रीम कोर्ट पे कोई मैटर जाता है तो उसकी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट खुलकर उसका विवेचना कर तथ्य बाहर निकालता है जी। इसमें हुआ क्या? फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया, उसको आधार बनाकर 2 व्यक्ति और एक प्रशांत भूषण, ये भी व्यक्ति, ये कोर्ट गए। कोर्ट में बड़ा स्पष्ट कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कि क्या प्राइज है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर, मुझे इस पर कुछ कहना नहीं है। हमारे सम्मुख जो तथ्य रखे गए हैं, कैग की रिपोर्ट ये बताती है कि सब सही है तो सब सही है। उस झूठी रिपोर्ट को आधार बनाकर जो निर्णय दिया उस पर बहुत सही निर्णय है, वो कहीं गलत नहीं है जी। मगर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस जो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके बिना JPC के जो ये चीज तथ्य रखे गए हैं, यदि सरकार ईमानदार है तो संसद में चर्चा करा दे, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का इसमें चर्चा करा दे, वहां जो बात निकल कर आए उसको सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिक्कत कहां है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप SC/ST एक्ट पर किसी की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, पहले जांच हो उसके बाद कार्रवाई हो, वहां ये सुप्रीम कोर्ट को अपमानित करने के लिए अध्यादेश लाकर उसे कानून को पलट देते हैं। देश के 84% स्वर्ण समाज को जो है उनकी बेइज्जती करने में चूकते नहीं। मगर जब नेता प्रतिपक्ष ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोकतंत्र की हत्या की है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी पे इस बात को लेकर आई है, तब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। यहां दिखता है, देखिए यहां दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दो चेहरा, और लोकतंत्र में वो गलत तथ्य रखकर यदि सुप्रीम कोर्ट का इस सहारा लेकर चुनाव में जाने की ये बात कर रहे हैं तो इससे बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए नहीं है। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मान चुके हैं कि इनका झूठ खुल चुका है, पढ़े लिखा देश है, सब जानते हैं, और उस डर से अब ये समाज को हिंदू मुस्लिम पार्टी विरोधी सड़कों पर जो झगड़े कर रहे हैं, इसकी आग इनके घर में लगेगी और 19 में इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बेईमानों का अड्डा बन चुका है, क्या लग रहा है का अड्डा बन, या फिर लोकतंत्र को वाकई में खतरा है? जैसे ताहिर अली साहब भी कह रहे थे, शांति प्रसाद भट्ट जी भी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसमें खतरा सा नजर आ रहा है। आप लोगों के मुख्यालय पर पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से होता है या फिर CBI में इस तरह से होता है, क्या लोकतंत्र वाकई में खतरे में है? नहीं, लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है, खतरे में सब विपक्षी दल हैं। कैसे? देखिए शांति भाई, जब आप बोल रहे थे मैंने बिल्कुल कुछ चू भी नहीं किया।
मैं स्वस्थ डिबेट चाहता हूं, मैं हमेशा उसका पक्षधर हूं। और ताहिर अली जी बोल रहे थे, उस समय मैं बोल गया था, इसलिए मैं तुरंत चुप भी हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत है और हमारे लोकतंत्र ने हमेशा अपने परिपक्व होने का परिचय दिया है। समय समय पर बहुत शक्तिशाली सरकारें धराशायी हुई हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं और जिस तरह से उन्होंने गरीब आदमी का उत्थान प्रारंभ किया है और एक एक करके उनको आगे बढ़ाते चले गए हैं, तो जितने भी विपक्षी दल हैं उनका धरातल बिल्कुल नीचे से साफ हो गया है और इसलिए आज उन्हें अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आज आप देखते हैं कभी गठबंधन बनाने की बात होती है, कभी महागठबंधन बनाने की बात होती है, तो सबको छूट है, वो कुछ भी करें अपने लिए। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है वो इन सब पर भारी है। नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वसनीयता है वो इनको डराए हुए है और उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का विकल्प किसी पार्टी के पास नहीं है। आज वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं और इसलिए एक उनको घेर कर, चारों तरफ से घेर कर, और लेकिन आप फिर सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? अगर कांग्रेस लगातार आपसे राफेल के मामले पर पूछ रही है, आप जेपीसी नहीं बनाते हैं, आप रिपोर्ट एक सीएजी की पेश करते हैं जो पीएससी में आती ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, इन सब बातों पर जवाब क्यों नहीं होता है? ये कहना बिल्कुल, कांग्रेस के प्रीतम सिंह साफ तौर पर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में आप उनके कार्यालय पहुंच गए। आप देखिए ना संरक्षण में कौन पहुंचा? अगर संरक्षण में पहुंचे होते तो हमारे कार्यकर्ता घायल होते क्या? हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं। प्रीतम सिंह साफ तौर पर तहरीर में कह रहे हैं, तो राहुल गांधी की परंपरा के लोग हैं, उन्होंने वो सब ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस, पूरी कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर हो गई है। पूरी कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर हो गई है और जैसा वो कहते हैं ना, जैसा टॉप पे बैठा हुआ आदमी है वैसे नीचे के लोग हैं। ठीक है, आप कांग्रेस को झूठा कह रहे हैं, कांग्रेस आपको झूठा, आप देख लीजिए सामने, कांग्रेस आपको झूठे, मैं कह रहा हूं सामने है सब आपके। कोई कांग्रेस कार्यालय में घुसा नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई अंदर नुकसान नहीं पहुंचाया गया। एक अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि वो शैलजा जी की हत्या करने के लिए लोग आ गए थे। तो इनके झूठ में तो जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा वो उतना बड़ा कांग्रेस। ठीक है, के पास चल देते हैं। नोएडा फराह कुछ कहना चाह रहे हैं। फराह, पूरी बातें आपने सुनी, बोलिए। दिग्विजय, सबसे पहले मुझे गोयल साहब से सवाल पूछना है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं है, कितने भी महागठबंधन बना ले, लेकिन बीजेपी लगातार अपनी जीत के दावे कर रही है। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है इसलिए बौखला गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बौखलाई हुई तो बीजेपी नजर आ रही है। और अगर बीजेपी ने इतने अच्छे काम किए हैं तो आखिर तीनों राज्यों में क्यों मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को? गोयल साहब देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। आप इस पर भी देखिए कि 15 साल से जहां हमारा राज्य था वहां 1-2 सीटों की वजह से, और 2 सीट आपको ध्यान होगा, आप तो राष्ट्रीय चैनल पे बात करती हैं और अपनी बात रखती हैं, 2 सीटें केवल हम टॉस में हारे हैं और बहुत छोटे छोटे मार्जिन से 3-4 सीटें हारे 15 साल शासन करने के बाद। और राजस्थान में भी जहां ये कहा जा रहा था कि हमारी 20 सीटें आएंगी, 25 सीटें आएंगी, वहां भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जब हम जीतते हैं उत्तर प्रदेश में तो हमें 3/4 बहुमत मिलता है, जब हम उत्तराखंड में जीतते हैं तो 70 में से 57 सीटें मिलती हैं। वहां कांग्रेस को इस स्थिति में भी सरकार बनाने के लिए दूसरे विपक्षी दलों का, अपने साथियों का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने गोयल साहब हार तो हार है, आप सत्ता से तो बाहर हो गए। विनय गोयल साहब, आप सत्ता से बाहर हो गए ना, हार तो हार है, चाहे वो 1 सीट से हो 4 सीट से हो। अपने दलों का सहारा लेना पड़ रहा है, सहयोगियों का। जी गोयल साहब, आपने सही कहा, कांग्रेस अपने सहयोगी दलों का सहारा ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो सहयोगी दल थे वो आपसे पीछे हटते क्यों नजर आ रहे हैं? आपको वो लगातार क्यों अब एक के बाद एक दिन दिए जा रहे हैं कि 7 दिन में गरीबों का, किसानों की जो बातें कही थी वो अपने वादे पूरे करे? अब तो वो भी आप लोगों से सवाल कर रहे हैं, आप ही के सहयोगी दल। हमारे जो विपक्षी दल हैं वो, चूंकि चुनाव का समय, सबको अपने अपने दल के लिए भी, सीट्स के लिए भी बात करनी होती है। हर आदमी चाहता है, उन्हें पता है कि आगे आने, जीत के आने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इनके साथ हम रहेंगे तो हमें अच्छी सीटें मिलेंगे। अगर हमारी सीटें 3 थी तो 5 हो जाएं, 5 थी तो 7 हो जाएं, केवल थोड़े बहुत अपना सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए वो प्रयास कर रही हैं और ऐसा प्रयास करने का मुझे लगता है कि सबको अधिकार है। चलिए, सबको अधिकार है। ताहिर अली साहब, विनय गोयल की बात आपने सुनी। विनय गोयल साहब साफ तौर पर ये कह रहे हैं कांग्रेस राफेल मामले पर भी झूठ कह रही थी, कल के मामले पर भी झूठ कह रही है। अगर बीजेपी वहां पर गई है, बीजेपी ने वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, तो कार्यकर्ता उन्हीं के चोटिल क्यों हो गए फिर? देखिए जी,
मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा अगर सच बोल जाए तो ये लोकतंत्र जीवित हो जाएगा और पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में बैठ कर देश के विकास के लिए सोचेंगे। आज हो क्या रहा है कि आज प्रदेश की स्थिति ले लीजिए आप, प्रदेश में आज कहीं सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज हमारी बेटियों पर, हमारी महिलाओं पर, हमारी माओं पर आज अटैक हो रहे हैं। आज देख लीजिए, एक लड़की जला दी अभी और एक लड़की ने सुसाइड कर लिया अभी छेड़छाड़ के मामले में। तो पुलिस का ध्यान उधर तो है नहीं, पुलिस का ध्यान अब इधर है कि सरकार को कैसे खुश किया जाए और विपक्ष को कैसे दबाया जाए। विपक्ष को दबाने का काम कर रही, देख लीजिए आप विजुअल में साफ नजर आ रहा है सीओ क्या कर रहे हैं वहाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में भी सरकार हमारा या तो हाई कोर्ट चला रहा है और जी फरा बोलिए। ताहिर अली साहब, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार विपक्ष को दबा रही है यहाँ पर, और जो मेन मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े मुद्दों की, चाहे आप बात कर रहे हैं या कोई और सा मुद्दा है, तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि जोर शोर से विपक्ष को ये मुद्दे उठाने चाहिए, इन पर सरकार से जवाब करना चाहिए, ना कि सड़कों पर उतरकर इस तरह से एक ही मुद्दे को लेकर हाथापाई पर उतर आना चाहिए? फराजी, विपक्ष हमेशा मुद्दे उठा रहा है। हमने महिलाओं का मुद्दा भी उठाया, हमने किसानों का ही मुद्दा भी उठाया और हमने ये राफेल का मुद्दा भी उठाया। देख लीजिए, जहां भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हमने। लेकिन आज घमंडी सरकार ये सोच रहे कि हम एक तरफा, विपक्ष कुछ नहीं है, 11 हैं, हम 58 हैं, तो एक तरफा हिटलर शाही इनकी चल रही, नहीं सुनने का काम कर रही। ये प्रदेश सरकार की वो है। और उधर केंद्र सरकार का देख लीजिए, केंद्र सरकार में मोदी जी के अलावा ये बताइए मुझे कौन बोल रहा है वहां, किसकी हिम्मत है बोलने की? और संगठन में अमित शाह जी के अलावा किसकी बोलने की हिम्मत है? इन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। इन्होंने विपक्ष को बोलने का, विपक्ष को चुप करने का काम कर रहे हैं। ये विपक्ष को हटाने का एक लाइन और लेंथ है इनकी। विपक्ष की भूमिका आप निभा दीजिए ना, फिर आप विपक्ष की भूमिका निभा दीजिए। आप क्यों बीजेपी को मौका दे रहे हैं? आप सिर्फ आरोप डाल रहे हैं बीजेपी के ऊपर। अगर आप चुनाव हार गए, ईवीएम खराब हो गई, राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, सुप्रीम कोर्ट खराब हो गया, सीबीआई कुछ मामले पर फैसला दे दे, सुप्रीम कोर्ट खराब हो गई। मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, अगर जहां तक आप कह रहे हैं कि आप विपक्ष की भूमिका निभाई, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमने किसानों का मुद्दा उठाया। आज अगर 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, ये उसी का नतीजा है जो ये वहां से साफ हो गए। और 5 राज्यों में जो हमने वादे किए, हमने वो वादे पूरे करने का काम शुरू कर दिया। और इन्होंने जो वादे किए थे 2014 में, जो वादे किए थे, अब की बार मोदी सरकार, ये इनके वादे थे कि भाई अब नहीं होगा महिलाओं पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं का हाल देख लीजिए आप, किसानों का हाल देख लीजिए आप। इन्होंने कहा था कि भी 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम, वो काम नहीं इन्होंने किया। जो वादे ये करके आए थे, फराजी एक मिनट, लेकिन मजबूत विपक्ष की अगर हम बात करें तो आपको मजबूत विपक्ष बनकर उभरना चाहिए और बीजेपी से वो सब पूछना चाहिए। विपक्ष अपना पूरा काम कर रहा है। विपक्ष अगर विपक्ष पूरा काम, देखिए फराजी, कमी नजर आ रही है आपको? देखिए फराजी, अगर विपक्ष अगर मुद्दे ना उठाता तो ये तो आराम से काम कर रहे थे अपना अपने ठीक है। ताहिर अली साहब, आपने कहा, ताहिर अली साहब आपने उत्तराखंड में पौड़ी का जिक्र किया, आज की घटना का जिक्र किया। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्षेत्रीय दल से आप हैं। राफेल मामले पर उत्तराखंड में तकरार होती है, राफेल मामले पर हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन ताहिर अली साहब कह रहे हैं कि पौड़ी की बेटी को अगर जला दिया गया तो उसके खिलाफ तो ना तो विपक्ष बोला, ना फिर सरकार बोल रही है। देखिए, बहुत सही बात कही आपने जी। राफेल में भारतीय जनता पार्टी फंस रही है और इनके सीधे सीधे तार एक बड़े उद्योगपति के घर से जुड़े हुए दिख रहे हैं। यदि ऐसा सच नहीं होता तो निश्चित रूप से मोदी जितना 56 इंच का सीना बोलते हैं, वो स्पेशली सदन बुलाते, जेपीसी बैठाते और जेपीसी में तार का तार, दूध का दूध, पानी का पानी करके कांग्रेस को मुंह दिखा देते और 19 में इसी को मुद्दा बनाकर वो बम्पर वोट से चुनाव जीतकर आते भी। मगर सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। इनका झूठ पकड़ा गया, अब ये फंस गए। इसका असर देखिए, 2013 में चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। ये यहाँ के इनके नेता अपने दम पर चुनाव जिताकर लाए थे। और 2014 के बाद इन 4.5 सालों में राष्ट्रीय पार्टियों की इनकी जो नीतियां थी उसमें ये झूठ जुमले साबित हुए। उसका परिणाम तीनों से इनकी सत्ता निकल गई। और सबसे बड़ी बात, देखिए, आप किसी विपक्ष को कितना गरिया लीजिएगा, मगर सत्य सामने आता है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री जनता से रूबरू होते थे, वर्तमान प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं करते। अगर आप 56 इंच का सीना है तो आके बताएं ना कि आपने इन 4.5 साल में क्या किया। किसान
इनके यहाँ ये खुश हैं, मगर किसान आंदोलन करते करते आपके उसमें दिल्ली तक पहुंच गए। किसान मर रहे हैं। आपने किसान की दोगुनी आमदनी की बात करती, धरातल पे 1 रुपया उनको नसीब नहीं हो पा रहा है। आपने 2 करोड़ बच्चों को रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही, बच्चे सड़कों पे रोजगार के लिए जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपके नेता बेटियां बचाना मुश्किल कर दिया, आपके नेता जंग रैलियां मना रहे हैं। आप कहां हो? आप ये बताएं ना कि आपकी राजनीति में देश को ये नया मिला। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए दिग्विजय जी, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी को अमूलचूल परिवर्तन के लिए सत्ता दी थी जनता ने, जुमले मारने के लिए नहीं। जनता ने सोचा था कि इस देश के अंदर एक ऐसी क्रांति आएगी जिससे पूरे देश का ढांचा सुधरेगा। मगर मैं आपको बता दूं, आज भी कचहरी में चले जाइए, जो 500 रुपए का काम होता था 2000 रुपए में नहीं हो रहा है। हर डिपार्टमेंट में रिश्वत ली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जमीन खरीद के घोटालों में देहरादून के अंदर संलिप्त हैं। मगर कहां गई तुम्हारी वो वादे? आपने नोटबंदी कर दी, मगर बेनामी संपत्ति पे आप कार्रवाई करते हुए डर रहे हो, क्योंकि खुद चोर हो और आपकी चोरी अब खुल रही है। तब आप केवल राजनीतिक नौटंकी कर रहे हो। जिस दिन उत्तराखंड से लेकर देश में सत्ता परिवर्तन होगा और ईमानदारी से कांग्रेस या कोई वो व्यक्ति जो भारत की सल्तनत में ईमानदारी से काम करेगा, मैं दावे के साथ चैनल में बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद तक भी बचेंगे नहीं। इतनी अकूत संपत्ति इन्होंने 4.5 साल में जोड़ दी। ये जुमलेबाज और बेईमान है, इनकी बेईमानी खुल चुकी है। गोयल साहब से जवाब लेंगे। गोयल साहब, क्या अब स्थिति ऐसी हो गई है कि राफेल मामले पर आप उल्टा पलटवार कर रहे हैं, बकायदा चुनाव में जाने से पहले उन बातों पर बात नहीं कर रहे हैं जो आपने घोषणा पत्र में पिछले साल कही थी? देखिए, हमने अपने घोषणा पत्र के एक एक बिंदु को पूरा करने का काम किया है और उसमें हर दिशा में हमने काम किया है। कोई एक काम बता दीजिएगा सर। देखिए आप बीच में आदत डालिए सुनने की। ठीक है, चलिए आप बताइए, काम बताइए। आप ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपका कहीं कोई आधार होता, नगर निगम की 100 सीट में से 1 सीट बोनी तक भी नहीं हो पाई। अरे भाई साहब, पैसों के दम पर सत्ता की बात ना करो, ये बात मत करो। जिस आप मुद्दे पर बात करो। अगर आप छेड़ोगे तो मैं बता दूंगा कि गामा कैसे चुनाव जीते, मैं बता दूंगा कि कैसे आपने कांग्रेस के नेता को मैनेज किया, मैं फिर बता दूंगा कि कैसे आपने रजनी को मैनेज किया। और पैसों के दम पर सत्ताएं लूटी जा सकती है, मगर लोकतंत्र को जिंदा नहीं किया जा सकता। आपकी राजनीतिक बेईमानी दिख रही है कि उत्तराखंड में शराब बांटने के अलावा आपने काम क्या किया? आप बताइए ना, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और पैसों के दम पर सत्ता के घमंड पे मत आइएगा गोयल साहब। पैसों के दम पर सत्ता को लूटने पर आप घमंड मत कीजिएगा। जनता देख रही है। उत्तराखंड में शराब के अलावा आपने काम क्या किया? और देश में आपने बताइए जुमलों के अलावा काम क्या किया, वो बताइए ना। आप अपने बारे में बताइए ना, आपके दल में। अरे हमने तो इस राज्य को बनाया, हमने तो एक भी सड़कों पे आंदोलन किया है। सत्ता पाना अलग विषय है, मगर उत्तराखंड के सरोकारों को लेकर आज भी हम सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। हम उत्तराखंड को बर्बाद होने से बचाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सड़कों पे नंगा विनय गौल साहब, मुद्दे से भटक रहे हैं। अरे तो आप कैसे बताएंगे भाई? आप बताइए, आप अपनी उपलब्धि बताइए, आप अपनी उपलब्धि बताएं। उपलब्धियों पे आप बात क्यों नहीं करते? आप उपलब्धि पे बात करें। उपलब्धियों जब आपसे उपलब्धि की बात करते हैं तो लग जाते हो इधर उधर की बातें। 4 सालों की बात आप कर रहे हैं। इधर कोई भी बात हर विषय पे आप बोलेंगे। आप बताइए ना, अपनी उपलब्धि बताइए। मैं बता रहा हूँ उपलब्धि। कल हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा लोकायुक्त लागू क्यों नहीं करा? 5 की 5 लोकायुक्त में क्यों नहीं बोल रहा? 5 की 5 सीटें जीते हम। कोई सीट जीतना होता है। उत्तराखंड की बात कीजिए, हरियाणा की छोड़ दी। चुनाव आप जीत गए, चुनाव आप हार गए, लेकिन उपलब्धियां क्या बात रही? उपलब्धियां क्या रही? कितने लोगों को रोजगार मिला? अभी फराजी बात कर रही थी। फराजी ने कहा, मैं उसका अब जवाब दे रहा हूं कि अभी कल ही हरियाणा के नगर निगम के चुनाव आए हैं। हरियाणा, आप ये बताइए कि केंद्र सरकार की क्या उपलब्धि है? केंद्र सरकार की क्या उपलब्धि है जो आपने बताया? बेटी बच रही है भाई, आप रोजगार मिल रहा है, आप अपने किसानों को बचा, आप किसानों को क्या न्याय मिल रहा है? अरे चिल्लाइए, आप बताइए ना। आप और जोर से चिल्लाइए। चिल्लाने से थोड़ी आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, फिर झूठ बोलते हो। आप में सुनने की हरियाणा कभी आप में सुनने की हिम्मत नहीं है। अरे सुन तो रहे, आप में सुनने की हिम्मत नहीं है। झेल तो रहे आपको 4.5 साल से। नहीं, अभी आप झेल नहीं रहे। झेल तो 70 साल से पहले कांग्रेस को रहे थे। बस 70 साल से आप तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को भी ऐसे बदनाम करने पे लगे हो। कैसे नेता हो आप? कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस और ये सारे हमारे मित्र, ये जो लोग उत्तराखंड क्रांति दल के, ये सब लोग जिस तरह से घबराए हुए, मैंने कहा मोदी जी से। कैसे घबराए? अगर एक बात सुनिए विनय गौल साहब, अभी महागठबंधन बिहार में तैयारी चले, तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि अघोषित आपातकाल है देश में।
मैं कह रहा हूं इन सब के लिए तो आपातकाल है ही है, आफतकाल भी है इन सब के लिए। आपातकाल नहीं, आफतकाल है। इन्हें लग रहा है आफत आ गई सारे विपक्षी दलों पे। विनय भाई देखिए प्लीज आप अपने समय आप उपलब्धि बताइए, इधर उधर की बात ना करें। आप डायरेक्टर दिए चैनल के, मैं डायरेक्टर नहीं हूं, मैं उत्तराखंड का एक नागरिक हूं, उपलब्धियां राज्य का हितैषी हूं। ठीक है, ब्रेक हो गया। आप ताहिर अली के पास जाएंगे, ताहिर अली साहब के पास जाएंगे, समय आपका हो गया। ताहिर अली साहब उपलब्धियां विनय गोयल गिना रहे थे लेकिन गिना नहीं पाए। वापस आपके पास आऊंगा ताहिर, वापस आपके पास आऊंगा गोयल साहब, वापस आपके पास आऊंगा, वापस आपके पास आऊंगा। ताहिर अली देखिए दिग्विजय सिंह जी, भाजपा के पास कोई उपलब्धि नहीं है बताने के लिए। आप एक चीज पे नजर डालिए, 2014 के बाद जिस तरीके से चुनाव लड़ने के ट्रेंड बदले गए जी, कि जो प्रदेश की सरकारें हैं उन्हें डिस्टर्ब करने का मामला हुआ, जैसे उत्तराखंड में भी एक विधायक को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदा इन्होंने, और जिस तरीके से नगर निगम का एरिया बढ़ाने का काम इन्होंने किया हर उसमें प्रदेश में किया, ये अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी हुआ जी, और उसे फिर पैसे के बल पे मैनेज करके चुनाव जीतने के जो काम किए इन्होंने, एक धन का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट किया चुनाव में, लोकतंत्र में, ये सबसे बड़ा घातक है। अब इन्होंने नोटबंदी करके, ये नोटबंदी का जिस दिन नोटबंदी का वो खुलेगा ना, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये भी ये धरती हिल जाएगी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है ये। नोटबंदी करने के बाद, नोटबंदी करके इनके पास तो संपत्ति आ गई, पैसा भी आ गया इनके पास। इन्होंने बड़े बड़े अपने मुख्यालय बना दिए हाईटेक हर जिले में, और मुख्यालय इनका देख लीजिए आप, और गरीब आदमी लाइन में लग के मर गए। तो ये इनकी कार्यप्रणाली है। तो इन्होंने काम नहीं किया। इनका जो एक टारगेट था कि देश से विपक्ष को खत्म कर दो, जैसे कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत का बनाएंगे। लेकिन ताहिर साहब आपको अभी भी विपक्ष की लगी है। अगर आज आप रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार की स्थिति 4 सालों से तो हुई नहीं, इससे पहले आप थे 60 सालों तक। आज अगर आप किसानों की बात करते तो किसानों की स्थिति आज खराब हुई नहीं, इससे पहले भी आप थे। तब से लेकर अब तक स्थिति तो वही है। आप सिर्फ नोटबंदी अगर कर दिया, आप उसके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, आप जीएसटी के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, सिर्फ उंगली तो उठा रहे हैं आप भी। नहीं, उंगली नहीं उठा रहे, हमने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आज किसान की हालत देख लीजिए जी। मैं 2014 में सरकार आई इनकी, मैं 2012-2013 की बात बता रहा हूँ। 2013 में देहरादून में जो फेमस बासमती पूरे दुनिया में है जी, उसका जो भाव था मार्केट में 5500 रुपए था जी, और जो अब इस वर्ष जो बिकी बासमती वो 3000-3200 रुपए था। तो ये तो आय दुगनी कर दी इन्होंने। तो उस समय सरकार किसकी थी 2013 में? ये और उसमें एक मिनट, किसान तब भी आत्महत्या कर रहे थे तारिल साहब। देखिए किसान तब भी आत्महत्या कर रहे थे। आज आप कर्ज माफी कर देते हैं, लेकिन कर्ज माफी तो आप कर देते हैं कर्नाटक के जैसे जहां 800 किसान लाभान्वित होते। देखिए किसान का कर्जा हमने माफ किया, किसान को खुला मार्केट हमने उपलब्ध कराया। राहुल गांधी कहते हैं कि सॉल्यूशन नहीं है, और आप ही माफ कर देते हैं। पहले ना तो प्याज फेंकने की, कभी ऐसा दिन आया कि प्याज पैदा करके किसान लाया और उसमें सड़क पे फेंक के चला गया। दूध पैदा किया, दूध को फेंक के चला गया। आपका टमाटर लाया, टमाटर फेंक के चला गया। तो ऐसी फसल को अपनी बर्बाद, एक किसान जब फसल तैयार करता है तो उसका खून पसीना एक होता है, और उस फसल को लाके जब सड़क पे मार्केट में भाव नहीं मिलता और फेंक के चला जाता है, तो उसके दिल को पूछिए। वो काम भाजपा ने किया। भाजपा ने आय दुगनी करने का वादा किया था, आप कह रहे हैं कि बुरा नहीं हुआ, आप तब भी आरोप लगा रहे हैं। फरा के पास चल गए। फरा, लगातार सवाल ये उठ रहे हैं, एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि आपकी क्या उपलब्धि थी, उस पर जवाब क्यों नहीं मांगा जी? फरा आप अपना सवाल दोहराइए। ताहिर अली साहब, आप कह रहे हैं जिस तरह से किसान परेशान है, जिस तरह से आपने बताया कि वो अपनी फसलों को फेंक कर चला जाता है, एक बड़ा मुद्दा है। किसान पूरे साल मेहनत करता है और उसके बाद जब वो अपनी फसलें इस तरह से फेंकता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना परेशान है। तो आखिर इस मुद्दे को लेकर आपने बीजेपी से क्या कभी जवाब मांगा, कभी घेराव से, इस तरह से जिस तरह से अब सड़कों पर उतरी हुई है कांग्रेस राफेल के मुद्दे पर? फराजी, किसान के मुद्दे को हम तो शुरू से राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं। किसानों की भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे किसानों के चाहे फसल का मामला हो, उसका चाहे, और आज एक बात और सुन लीजिए कि इन्होंने आय दुगनी की बात की थी, आज इन्होंने डीएपी के दाम बढ़ा दिए, एनपीके के दाम बढ़ा दिए, और इन्होंने दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, और फसल के दाम नीचे आ गए।
और डीजल के दाम बढ़ा दिए, ये आय दुगनी की बात करते हैं। वो सारे मुद्दे हमने सड़क पे आके उठाए हमने। आज किसानों का मुद्दा हमने प्रमुखता के साथ उठाया। आज जो हम 3 प्रदेशों के अंदर आए तो किसानों का मुद्दा लेके आए हम, किसानों की बात विश्वास है आपके अंदर, क्योंकि आपने 3 राज्यों में किसानों की कर्ज माफी की है, लेकिन क्या वो सोल्यूशन है, ये सवाल यही है। विनय गोयल साहब, ताहिर अली साहब कह रहे हैं कि 3 राज्यों के अंदर किसानों की कर्ज माफी हुई है, इस बात का उत्साह भी कांग्रेस के अंदर है, और सवाल यही उठ रही है कि दोगुनी आय क्या आप करवा पाए हैं? देखिए, दुगनी आय कोई पलक झपकते नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने तमाम ऐसे उपाय लागू किए हैं जिनसे किसानों की आय दुगनी हो, और आने वाले समय में निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी होगी। ये कोई स्विच ऑन ऑफ वाला सिस्टम नहीं है, उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। अगर ये काम कांग्रेस ने अपने जमाने में किए होते तो आज ये स्थिति ना होती। साहब, लेकिन कब वक्त आएगा? 4.5 साल हो चुके हैं। 4.5 साल एक लंबा वक्त होता है। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, 4.5 साल और एक तरफ 60 साल 70 साल का अगर आप शासन काल देखें, आप 70 साल कब तक कहोगे ये बताइए ना मुझे। देखिए, आप जो अब सत्ता में है, अरे भैया, फिर ताहिर भाई में अभी भी आप अपनी उपलब्धियां बताइए ना। आप में सुनने की क्षमता नहीं है, सुनिए चुप रह के थोड़ी देर। तो अपने अच्छे दिनों के लिए और अभी गरीब किसानों को कितना और इंतजार करना होगा? देखिए, आज कोई महंगाई की चर्चा नहीं कर रहा है। आज महंगाई की चर्चा कोई नहीं कर रहा। जिस समय 2014 का चुनाव हुआ था उस समय महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था। आज महंगाई की चर्चा कोई नहीं कर रहा। आज महंगाई क्या? आज महंगाई नहीं है विनय गोयल साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आज क्या महंगाई नहीं है? मैं बात कर, 1 मिनट, देखिए कितना एकदम चुपती है ना बात कि मैं जब साहब महंगाई उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन महंगाई कौन सी कम हो गई? वो तो और ज्यादा बढ़ गई है। हमने उत्पादन बढ़ाने का काम किया और सारी व्यवस्थाएं बनाई, इस कारण से आज हर चीज की महंगाई कंट्रोल में है। अगर 10 लाख के करीब आंकड़ा है गोयल साहब उत्तराखंड में बेरोजगारों का। नहीं, देखिए, बेरोजगारों का आंकड़ा बिल्कुल अपनी जगह है। बेरोजगार निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधा किस तरह से, लेकिन जिस प्रकार से हमने मुद्रा लोन के माध्यम से अनेकों लोगों को स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर इन्हें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया, जनता उनसे दुखी है, परेशान है, इन्हें हटाना चाहती है, तो फिर गठबंधन कराने की आवश्यकता क्या है? गठबंधन करना यह साफ दिखाई दे रहा है कि डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी से। इनके पास नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इसलिए एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ हमारे कामों से घबराए हुए हैं। आज जितनी रसोई गैस पूरे अब तक के कार्यकाल में नहीं बची थी, उससे ज्यादा रसोई गैस हमने 4 साल 4.5 साल में देने का काम किया है। हर एक घर तक हमने रसोई गैस पहुंचाई है। गैस पहुंच गया, लेकिन उसको रिफिल कौन करेगा? गैस पहुंच गया, लेकिन उसको रिफिल कौन करेगा? कई तरीके के सवाल है विनय गोयल साहब। विनय गोयल साहब, प्रधानमंत्री 135 से ज्यादा स्कीम ऐसी है जो प्रधानमंत्री खुद अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन उन स्कीमों पर कितनी स्कीमें आज काम कर रही है? सभी स्कीम, कोई स्कीम आप बता दीजिए जो काम ना कर रही हो। कोई एक स्कीम बता दीजिए जो काम ना कर रही हो। नरेंद्र मोदी जी के काम करने का तरीका ही नहीं है, कोई स्कीम उस पर काम ना हो। ठीक है, शांति जी, 135 से ज्यादा ऐसी स्कीम है जो प्रधानमंत्री जी ने खुद अनाउंस की है। जी देखिए, सवाल भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का नहीं है जी। विपक्ष का काम होता है सत्ता के को घेरना जी, और लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है जी। हमें बड़ी खुशी होती कि जिस सरकार ने बड़े वादे किए थे उसको पूरा करते, और आज उनके पास ये बताने के लिए होता। जाते वर्ष में सरकार बताती है कि हमने कहा था 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देंगे, हमने इन 4.5 साल में 8 करोड़ को वादा किया था, हमने 10 करोड़ बच्चों को रोजगार दिया। आज यूकेडी और कांग्रेस चुप होती। इन्होंने कहा था कि हम किसान की आर्थिकी को सुधार देंगे, आंकड़ों के साथ बोलते तो किसान जो धरने प्रदर्शन ना देकर डांस कर रहे होते। अगर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए खाते में देंगे, आज दिए होते तो आज कांग्रेस वाई ना करती 2 लाख रुपए देकर। अगर इन्होंने जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही थी, यदि वो धरातल पे दिख रहा होता तो दिल्ली मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बेटियों के साथ गलत हरकतें ना होती। तो आज भारतीय जनता पार्टी से यदि इनके कार्यप्रणाली के सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये हिंदू मुस्लिम कर राफेल पे जिस तरीके से इनसे जवाब नहीं बन रहा है और विपक्ष के नेता इनके ऊपर गिरेबान पर हाथ डाल रहे हैं, ये जेपीसी करने से डर रहे हैं, तो ये बताता है कि सत्ता जुमले से नहीं, सत्ता के लिए नीतिगत काम करना पड़ता है। ये उसमें फेल है और आज ये बहुत बुरी कदर गिरे हुए हैं। विनय गोयल साहब, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, मेरा कहना साफ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब तक के इतिहास की सबसे पाक साफ सरकार है और सबसे ज्यादा जनहित के कठोर निर्णय देने का काम भी हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, और इसके कारण सभी विपक्षी दल घबराए हुए हैं। तो और वो एक कहावत भी है,
और प्लीज और वो नरेंद्र मोदी से मिलकर भी मुकाबला कर पाए, इसकी चेष्टा भर वो कर रहे हैं। एक कहावत है, सावन के अंधे को सब हरे नजर आते हैं। 19 में इनका सावन का कमेंट आप दीजिए फटाफट। ठीक है 2019 में क्या कुछ होगा? लोकतंत्र में कोई चेहरा मायने नहीं रखता जी। जिस तरीके से आज जनता परेशान है और जिस तरीके से 5 राज्यों में जो रिजल्ट आए उससे ये घबराकर ये विपक्ष के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके कार्यालयों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र का ये गला घोट रहे हैं। जिस तरीके से आज जनता देख रही है और 2019 में इन्हें उनकी जगह पर बिठा देगी, ये बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र के ऊपर आप भी एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनय गोयल साहब, ताहिर अली जी, साजिद प्रसाद भट्ट जी और फरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर राफेल राग पर जो महाराग चल रहा था उस पर तोड़फोड़ का अध्याय भी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? तो इसका एक ही जवाब मिलेगा, 2019 का लोकसभा चुनाव। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर बातें होगी, क्या राफेल के इर्द गिर्द ही ये चुनाव घूमेगा या फिर और मुद्दों पर भी बात होगी? सबसे बड़ी बहस इस पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।